नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत-बहुत नमस्कार शिव जी और तमाम दर्शकों को भी ढेर सारी नमस्कार। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक सही मायनों में ब्रेकिंग खबर लेकर हम आपके सामने आए। जी शिव जी। अच्छा, जब हम लोग हाजिर होते हैं तो फिर कोई अलग स्टोरी होती है, अलग कहानी होती है और आज ऐसी कहानी लेके हाजिर हैं। राहुल गांधी दिल्ली से सासाराम के लिए निकले हैं और उससे चंद घंटों पहले जो चुनाव आयोग केवल चुनाव के वक्त डेट डिक्लेयर करने के लिए, बड़े ध्यान से समझना, केवल तारीख घोषित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वो चुनाव आयोग अब कह रहा है कि आप देर से आए। मालूम समस्या ये क्या हुई? हम दुकान पे गए, लाला जी से कहा 1 किलो चीनी दे दो। लाला जी के चेले ने जल्दी में समझा नहीं, उसने नमक तोल दिया है। अब हम नमक वापस लेके गए कि साहब ये हमें तो आपने नमक दे दिया चीनी के बदले। तो पहले तो दुत्कारते रहे कि मेरे यहाँ ऐसा काम नहीं होता है कि नमक के बदले चीनी दे दियो, आप घर से पलट लाए हो। आप एफिडेविट पर लिख के दीजिए कि आप जो सामान लेके गए थे ये वही सामान है। लेकिन जब इस तरीके की कई लोग शिकायतें लेकर आ गए कि लाला जी कल दाल ले गए थे तो आपने चने दे दिए, चने मांगे थे तो आपने दाल दे दी। अब बहुत सारे लोग खड़े थे लाला जी की दुकान पे, तो लाला जी की थ्योरी बदली। लाला जी ने कहा फंसा दिया हमें तो। अब लाला जी ये कह रहे हैं कि आप लेट आए थोड़े, अगर उसी वक्त रास्ते से लौट आए होते तो मैं निश्चित बदल देता। देर आए दुरुस्त आए, और अगर ये कारवां आगे बढ़ा तो इन्हें सब कुछ सार्वजनिक करना पड़ेगा। पिछले 11 वर्ष से जनता से छुपाने का एक चक्र चला। संतोष पाठक आवाज उठाएंगे, वो जनप्रतिनिधि हैं। कल उनके पास ईडी से एक फोन जाएगा कि आपकी कुछ जांचें आ गई हैं। परसों संतोष पाठक बोरिया बिस्तर बांधते हैं और ये सोचते हैं कोई ऐसा आदमी मिल जाता जो भाजपा से रास्ता बना देता। पाठक जी गए अपना झोला झंडा समेट के भाजपा में शामिल हो गए, काम खत्म हो गया। पहली बार राहुल गांधी ने हिम्मत बढ़ाई और उसके बाद पूरे विपक्ष में एक नई ऊर्जा आई, और इस नई ऊर्जा की लड़ाई में रोज एक नया नेता निकलता है। जैसे राहुल, राहुल के बाद अखिलेश के तेवर देखे आपने, बैरिकेडिंग फांद गए, चलिए चुनाव आयोग। और कल फिर उन्होंने कहा कि ये तो झूठा चुनाव आयोग है, ये तो राहुल गांधी चोरी की बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूं डकैती डाल रहा है। इन सब मुद्दों में अब पूरी तरीके से कहते नहीं है वो मकड़ जाल में, अपने बुने हुए मकड़ जाल में फंस गए, अपने बनाए हुए चक्रव्यूह में फंस गए। अब चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहे, और सब चक्रव्यूह के बाहर हर कोने पर राहुल गांधी ने एक विपक्ष का नेता डंडा लेके तैयार खड़ा कर दिया। निकलो, किधर से निकलोगे? सासाराम राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। संतोष सर, क्या हाल है सासाराम? देखिए शिव जी सासाराम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध शहर, बहुत ही प्रसिद्ध जिला। इस देश के एक बड़े दलित नेता जगजीवन राम साहब का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। मीरा कुमार वहां से सांसद रही हैं, जगजीवन राम भी वहां से सांसद रहे हैं। और इस देश का जो पहला आम चुनाव हुआ था 1951-52 में, जगजीवन राम के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गए थे। और जो पहला मंत्रिमंडल बना था, जब देश की आजादी होने की बात हो रही थी, जब सब कुछ तय हो गया था, जवाहरलाल नेहरू को पहला मंत्रिमंडल बनाना था, तो उसमें जगजीवन राम साहब का नाम, यानी बिहार की धरती पर पैदा हुए जगजीवन राम साहब का नाम महात्मा गांधी ने जुड़वाया था। तो महात्मा गांधी के लाडले जगजीवन राम साहब की धरती, मीरा कुमार की धरती सासाराम से राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार की धरती पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले साइड इफेक्ट तो नजर कल ही आ गया था कि चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी थी कि आज वो 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अखिलेश यादव ने जिस तरह से कहा कि वोट चोरी की बात कह रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन ये वोट चोरी नहीं है तो डकैती है। अब अखिलेश यादव का व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि वो तो बाकायदा पूरा रिकॉर्ड चुनाव आयोग को दे चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबूत दे चुके हैं, रिकॉर्डिंग बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर कर चुके हैं चुनाव आयोग को टैग करके, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भुक्तभोगी है अखिलेश यादव बुरी तरह से। और उत्तर प्रदेश में कैसे उनको रोका गया, कैसे उनका रास्ता रोका गया,
इस बात को वो अच्छी तरह से जानते भी हैं, समझते भी हैं। तो ये एक इस देश में बहुत ऐसा हुआ नहीं होगा कभी। चुनाव आयोग आमतौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करता है? इस देश के तमाम लोगों को पता होगा कि जब चुनाव की तारीखों की घोषणा करनी होती है, तभी चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और आम तौर पर उसी दिन उसकी खबर आती है। 24 घंटे पहले खबर आ गई कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। छुट्टी वाले दिन यानी रविवार की शाम को 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर जहां मंत्रियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अब यहाँ पर क्या वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव के आरोपों का जवाब देगा? या कहीं वो चुनाव की तारीखों का ऐलान तो नहीं करेगा? वैसे अभी कहीं चुनाव है नहीं, लेकिन आम तौर पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बुलाई जाती है, वो चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए बुलाई जाती है। इस समय मैं दर्शकों के सामने सबसे बड़ी खबर लेकर आया। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही चुनाव आयोग इस बात का ऐलान कर सकता है, लेकिन इस बात को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई। राहुल गांधी की यात्रा चलनी है और राहुल गांधी की यात्रा कहां-कहां चलनी है और कैसे-कैसे चलनी है। 16 दिन की यात्रा है, 17 अगस्त का दिन है, सितंबर में जाके यात्रा खत्म होगी। बिहार की राजधानी पटना में जाकर खत्म होगी। अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा हुई नहीं है, तो चुनाव आचार संहिता लागू नहीं है। तो ये वाला जो खर्च है, किसी उम्मीदवार के खर्च में जुड़ेगा नहीं, किसी राजनीतिक दल के खर्च में जुड़ेगा नहीं। जबकि ये पूरा अभियान कांग्रेस के साथ-साथ राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन में शामिल अन्य तमाम राजनीतिक दल मिलकर चला रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक मंच पर होंगे और इस 16 दिन की यात्रा में जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, अगर उसमें से 5 लाख भी नाम निकल कर सामने आ जाते हैं और ये कहते हैं कि मेरा नाम गलत तरीके से काटा गया, तो चुनाव आयोग बेनकाब हो जाएगा। मोदी और शाह की सरकार बेनकाब हो जाएगी। नीतीश कुमार का भी मन थोड़ा-सा डोलने लगा है। सुनने में आ रहा है कि उनका मन लग नहीं रहा है। और वो तो पिछले 2 साल से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव करवा लो ताकि उनके विधायकों की संख्या कम से कम विधानसभा में बढ़ सके। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि इस यात्रा को डिरेल करने के लिए, इस यात्रा को पटरी से उतारने के लिए चुनाव आयोग का एक बार फिर से इस्तेमाल कर सकती है सरकार और बिहार में विधानसभा चुनाव समय से पहले करवाए जा सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ। अपने तमाम दर्शकों को बता रहा हूँ। आज इस बात का ऐलान चुनाव आयोग करेगा, इस बात की संभावना थोड़ी-सी कम है, लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी उपराष्ट्रपति का जब नामांकन हो जाएगा और नामांकन में किस तरह की परिस्थिति बनती है, चूँकि आज भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और उसके बाद संसद सत्र के दौरान एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाई जाएगी संसद भवन परिसर में, तो उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार, उपराष्ट्रपति का चुनाव जीतने का भरोसा जब भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को हो जाएगा, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हो जाएगा, तो उसके बाद वो चुनाव आयोग के मंच का इस्तेमाल करके बिहार में समय से पहले चुनाव करवा सकते हैं और यहाँ एक तकनीकी चीज़ बता दूँ। अगर नीतीश कुमार का मन डोल भी गया, नीतीश कुमार दूसरे पाले में चले भी गए, नीतीश कुमार ने विधानसभा को भंग नहीं भी किया, तो भी चुनाव आयोग अपनी मर्ज़ी से चाहे तो समय से पहले बिहार में विधानसभा का चुनाव करवा सकता है और ज़रा मैं ये तकनीकी पहलू दर्शकों को बता दूँ। इस देश का संविधान ये कहता है कि किसी भी विधानसभा का या लोकसभा का कार्यकाल जब 4.5 वर्ष कंप्लीट हो जाता है, तो आखिरी के 6 महीने का जो कार्यकाल बचता है शिव जी, उसमें चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है कि वो समय से पहले चुनाव करवा सके। इस देश में कई लोकसभा के चुनाव समय से पहले हो गए। बड़ी मजेदार बात बता दें कि एक रास्ते में चाचा खड़े थे राहुल गांधी के इंतजार में। तो दरअसल वो एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे। चचा हाथ में झंडा लिए खड़े थे। राहुल गांधी ने ड्राइवर को इशारा दिया, अपने टीम को इशारा दिया, गाड़ी रुकवाई और हाथ में झंडा लिए चाचा से प्रणाम किया है, उनसे बात की है। अब इसको आप कैसे बदल लोगे? और ये एकाएक हुआ है। शिव जी, तो ये सब बुजुर्ग, चीजें ये मध्य प्रदेश, शिव जी ये मध्य प्रदेश के सीधी से बुजुर्ग थे। मध्य प्रदेश में जो सीधी है, वहां से आए हाँ, थे, बिहार जाना चाहते थे, तिरंगा लेकर आए थे। राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई, इनसे बातचीत की। अब राहुल गांधी ने इनके बिहार जाने का बंदोबस्त करने का निर्देश अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दे दिया है। उनको बिहार ले जाया जाएगा और ये राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना चाहते थे। अब ये तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल होना चाहते हैं। बता दूं मैं आपको कि जो तिरंगा नरेंद्र मोदी साहब 12वीं बार देश के लाल किले पर फहरा रहे थे ना, जब देश आजाद हुआ था और इसको ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस समय इस तिरंगे का विरोध किया था।
3 रंग वाले इस झंडे का विरोध किया था। ये आज की युवा पीढ़ी की जानकारी के लिए बता देता हूँ। अब मैं आता हूँ चुनाव पर, कि पहले क्यों चुनाव करवाए जा सकते हैं? क्यों? पहले चुनाव करवाने से 2-3 चीजें होगी। एक तो देखिए, चुनाव एक और आचार संहिता। तस्वीर मेरे सामने स्क्रीन पर एक और तस्वीर आ गई। जैसे जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर को दाना चुंगाते हैं, आज योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आया है जिसमें वो मोर को दाना चुंगा रहे हैं। यानी प्रधानमंत्री बनने का रास्ता ब्यूरोक्रेट्स ने खोज दिया कि मोर के दाना चुंगाने के जरिए प्रधानमंत्री बनना तय माना जाए। नहीं वो तो सीधे मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो तो विस्तार से बताऊँगा मैं कि कैसे वो मोदी जी के पद चिन्हों पर चलकर मोदी की कुर्सी की तरफ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी चीज़ जो निकल कर अब जो सामने आ रही है, मैंने कहा कि अगर समय से पहले चुनाव की घोषणा हो जाएगी शिव जी, तो चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। यात्रा में रुकावट आ जाएगी, आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी और जो माहौल एक राजनीतिक माहौल बनना शुरू हुआ है और चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट पर सवाल उठना शुरू हुआ है, उसको सवाल जवाब करने का या उसकी जांच-पड़ताल करने का समय कम होगा क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों को, तमाम उम्मीदवारों को चुनावों में जुट जाना पड़ेगा। और तकनीकी पहलू में बता देता हूँ कि बिहार की विधानसभा का जो वर्तमान कार्यकाल, वो 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। 22 नवंबर 2025 को। और कायदे से तकनीकी रूप से अक्टूबर और नवंबर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने चाहिए क्योंकि 2020 में जो पिछली बार बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था 3 चरणों में, जरा मैं उनकी तारीख बता दूं। 28 अक्टूबर को हुआ था 71 सीटों पर, 3 नवंबर को हुआ था 94 सीटों पर, 7 नवंबर को हुआ था 78 सीटों पर और काउंटिंग हुई थी 10 नवंबर 2020 को। और वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। तो ये हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव करवाने के बजाय चुनाव आयोग सितंबर के महीने में ही चुनाव की घोषणा कर दे और जैसे ही चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। तो ये खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका ऐलान आज होगा, इस बात की संभावना थोड़ी-सी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए गोटियाँ सेट हो जाने के बाद इस बात का ऐलान आगे किया जा सकता है। और अब जैसे आपने योगी जी की बात कही, नरेंद्र मोदी साहब क्या करते हैं? 2012 के बाद एक बड़ा उन्होंने उपवास वाला कार्यक्रम किया था, जिसमें याद है आपको टोपी पहनने से इनकार कर दिया था उन्होंने। एक मुस्लिम प्रतिष्ठित व्यक्ति टोपी पहनाना चाहते थे, टोपी पहनने से इनकार कर दिया उन्होंने। क्या पता था इस देश के लोगों को कि टोपी पहनने से इनकार करने के बाद उनके अंदर चल रहा है कि मुझे तो पूरे देश को टोपी पहनानी है। उसके बाद इंटरनेशनल समिट, बिज़नेस समिट, पूरे देश में एक माहौल बनाना, राजनीतिक माहौल बनाना, पूरे देश में जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को सेट करके अपनी चुनावी रैलियाँ लगवाना, जहाँ-जहाँ चुनावी रैलियाँ करने जाना, वहाँ पहले अपनी टीम भेज देना, मोदी, मोदी के नारे लगाना, विदेश से पत्रकारों को, विदेशी मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करना, सोशल मीडिया को प्रशांत किशोर के ज़रिए प्रभावित करने की कोशिश करना, फेसबुक और ट्विटर जो अब एक्स हो गया है, उसको प्रभावित करने की कोशिश करना, टाइम मैगज़ीन में अपनी सफलता की गाथा छपवाना, फ्रंट पेज पर छपवाना, देश के अखबारों में, बड़े-बड़े अखबारों में, बड़े-बड़े मैगज़ीनों में अपनी सफलता की कहानियाँ छपवाना और सीधे-सीधे वन टू वन मनमोहन सिंह सरकार से मुकाबला करना। और छत्तीसगढ़ में तो बाकायदा उन्होंने लाल किले का एक सेट बना दिया था, प्रधानमंत्री बनने से पहले ही और लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे हैं, ऐसा वो करते हुए नज़र आ रहे थे और उस समय टीवी चैनल 2 विंडो काट रहे थे। एक तरफ असली लाल किले से मनमोहन सिंह का भाषण और दूसरी तरफ नकली लाल किले से नरेंद्र मोदी का भाषण। योगी जी भी उसी पद चिन्हों पर बढ़ रहे हैं। टाइम मैगज़ीन में तो फ़ोटो छपी गई है उनकी। जहाँ-जहाँ वो रैलियाँ करने जाते हैं, वहाँ-वहाँ का आंकड़ा उनकी टीम प्रचारित-प्रसारित करती है कि इतनी रैलियाँ की, इतने में जीते, महाराज जी का तो जलवा है। उनकी सफलता की गाथा उत्तर प्रदेश के अखबारों में नहीं, इस देश के तमाम अखबारों में, तमाम मैगज़ीनों में छप रही है, छपवाई जा रही है। पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम काम कर रहा है। उनकी छवि गढ़ने की कोशिश की जा रही है। बिज़नेस समिट वो कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अन्य देशों के राजदूत जो भारत में हैं, उन राजदूतों से वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है अब आज तो उन्होंने दाना भी एक तरह से खिला दिया। तो उस रास्ते पर वो आगे बढ़ रहे हैं, यानी वो अपनी दावेदारी जताते हुए नज़र आ रहे हैं और उनकी दावेदारी इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है कि मोदी जी फँसे हुए हैं। महाराष्ट्र में फँस गए हैं, आंध्र प्रदेश में फँस गए हैं, बिहार में फँस गए हैं। सुप्रीम कोर्ट एक तरह से उनके लगातार उनके एजेंडे को, उनको मंसूबों पर पानी फेर रहा है। कल भी सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल पे जो बंदिश लगाई गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं ये बंदिश अगर आप लगा देंगे तो संविधान के लिए दिक्कत हो जाएगी। फिर उनको जवाहरलाल नेहरू की याद आई कि नहीं ये संवैधानिक प्रावधान को बदलना नहीं चाहिए। नेहरू जी ने बनवाया था वो संविधान, तो उसको बदलना नहीं चाहिए हमें। तो नेहरू जी की ढाल ले रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलती है भी, बड़ा दिलचस्प है,
वो मैं चाहूंगा कि दर्शक उसको पढ़े जाके, कि सुप्रीम कोर्ट में वो कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो भी रही है तो भी राष्ट्रपति और राज्यपाल पर अगर आप समय सीमा की बंदिश लगाएंगे तो ये जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था उस भावना का उल्लंघन होगा। अब 100 से ज्यादा बार तो संविधान में संशोधन हो चुके हैं, न जाने कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने खुद संशोधन किए। जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव राज्य को लेकर अनुच्छेद 370 और धारा 35A को हटाने का काम खुद नरेंद्र मोदी की सरकार ने संविधान संशोधन के जरिए किया। अब आप पे समय सीमा लागू की जा रही है कि भाई निर्वाचित विधानसभा कानून पारित करती है तो आप उसको लटका के क्यों रख सकते हो? तो आपको नेहरू जी के समय बने संविधान की याद आ रही है। तिरंगा आप फहरा रहे हो, वो तिरंगा जिसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने विरोध किया था। बिहार की राजनीति पर राहुल गांधी का पहुंचना और इस समय बड़ी खबर का आना कि बिहार में समय से पहले यानी 1 डेढ़ महीने पहले ही विधानसभा के चुनाव करवाए जा सकते हैं, ताकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को चुनाव आयोग की नाकामियों को, चुनाव आयोग के फर्जीवाड़े को जनता के सामने रखने का पूरा मौका न मिल सके, क्योंकि रीडेबल फॉर्मेट में तो है ही नहीं 65 लाख लोगों के अच्छा नाम। अच्छा अच्छा, अभी तो एक सुप्रीम बात कोर्ट बताइए के आदेश संतोष की जी, बड़ी तामील बड़ी करनी है। महत्वपूर्ण बात है। संतोष जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आज डेट क्लियर हो जाएगी, आज ही तारीखों की घोषणा हो गई, तो ये यात्रा स्थगित हो जाएगी, फिर चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग परमिशन देता है कि नहीं देता है? बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत आपने बड़ा खुलासा किया है कि अगर ऐसा हुआ तो बिहार में सच्चाई सामने जाने से रुक जाएगी। और चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही चाह रही है इस समय कि सच्चाई जनता के सामने ना जाए। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि आज चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाएगा क्या। लेकिन सवाल यह है कि जो खबरें आ रही हैं कि सासाराम में बड़ी तादाद में भीड़ उमड़ी हुई है, उसको लेकर क्या कहें? वो भीड़ कैसे संभलेगी? देखिए, सासाराम चुनावी जीत हार से अलग देखिए, कांग्रेस का गढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि एक किस्सा मुझे याद है 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव का, सासाराम का जो स्टेडियम वाला जो मैदान है रेलवे स्टेशन के ठीक बगल वाला, राहुल गांधी की रैली थी, युवा नेता के तौर पर वो गए थे। मैं उस रैली को कवर कर रहा था क्योंकि बिहार का विधानसभा चुनाव मैं कवर कर रहा था। और वो उस समय का जो वाकया है मैं भूल नहीं पाता। एक बहुत ही वृद्ध महिला अंदर उस स्टेडियम के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। सुरक्षा के तामझाम थे, पाँव में उनके चप्पल नहीं थी। जब मैं बाहर आया अपनी ओबी बहन के पास, तो फिर मैं अंदर जा रहा था, मैंने कहा, "माँ, कहाँ जाना है आप?" तो उन्होंने कहा, "अंदर जाना है।" मैंने कहा, "क्या करोगी? भीड़ बहुत है, क्या करोगे अंदर जाके?" "नहीं, नहीं, नहीं, इंदिरा के पोते को देखना है।" तो इस मनोभावना को आप बदल नहीं सकते। आज जो बुजुर्ग व्यक्ति मध्य प्रदेश से पहुँचे थे, राहुल गांधी के घर के बाहर, उनको यकीन नहीं होगा कि राहुल गांधी गाड़ी रोक के उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। नहीं होता है ऐसा आमतौर पर। लेकिन राहुल गांधी ने गाड़ी रुकवाई, राहुल गांधी ने उनसे बात की, राहुल गांधी ने उनकी बात को सुना, राहुल गांधी ने उनके बिहार जाने का बंदोबस्त किया। इस तरह की फैन फॉलोइंग आप कहाँ, कैसे आप छीन सकते हो? षड्यंत्र रच लो, सांसदी छीन लो, जेल भेजने की बात कर लो, देश के अलग-अलग राज्यों में मुकदमे लगाते रहो, बार-बार मुकदमे में पेशी करवाते रहो, कई तरह के आरोप लगाते रहो, लेकिन 11 साल में आप किसी भी आरोप को साबित नहीं कर पाए आप। 2G से लेके, CWG से लेके, जीजाजी से लेके, पता नहीं कितने जी कहा करते थे 2012 से 2014 के कार्यकाल में, और 14 से 2025 में उनमें से एक भी जी में आरोप साबित नहीं कर पाए। सब एक के बाद एक बरी होते जा रहे हैं। पता नहीं कैग साहब आजकल कहाँ हैं? तो इस फैन फॉलोइंग को आप छीन नहीं सकते। दूसरी बात, राहुल गांधी ने सिर्फ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों में ऊर्जा नहीं भरी। अखिलेश यादव देश की राजधानी दिल्ली में बैरिकेडिंग फाड़ने की हिम्मत इसलिए कर पाए क्योंकि उनको लगा कि देश की राजधानी में वो ऐसा कर रहे हैं, उनके साथ इस देश के 300 से ज्यादा सांसद हैं। किसी की हिम्मत बिल्कुल नहीं है सरकार की कि उनको उठा के जेल में डाल सके। बिल्कुल। ये भरोसा था। वो 300 सांसद उनके पीछे खड़े हैं, ये भरोसा किसने पैदा किया? ये राहुल गांधी ने पैदा किया। आज तेजस्वी यादव, एक ज़माने में लालू यादव कांग्रेस को साथ रखते थे, सबसे ज़्यादा सोनिया गांधी का बचाव करते थे, लेकिन कांग्रेस के मंचों पर नज़र नहीं आते थे। आज तेजस्वी यादव कांग्रेस के मंच पर क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनको पक्का भरोसा हो गया है कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की सरकार को विधानसभा चुनाव में हरवाना चाहते हैं। और इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में ही जोश आ गया है। आज मैं देख रहा हूं सासाराम की धरती पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद, सुप्रिया श्रीनेत मौजूद है, पवन खेड़ा मौजूद है, पप्पू यादव जैसे नेता मौजूद है। अब याद कीजिए, इससे पहले कांग्रेस के मीडिया सेल का कौन सा प्रवक्ता और कौन सा प्रभारी जो है वो ग्राउंड जीरो पे नजर आता था। कांग्रेस मुख्यालय में बैठकर, एसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अलग बात है,
कांग्रेस मुख्यालय के एसी वाले कमरे में बैठकर पत्रकारों तक खबर देना है अलग बात, खबरें लीक करना भी एक अलग बात। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के मीडिया विभाग को संभालने वाले, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस के तमाम मोर्चों के अध्यक्ष जो है, वो ग्राउंड जीरो पर 42-43 डिग्री की गर्मी में मैदान में खड़े हैं, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं और कार्यकर्ताओं में ये जोश आया है और लगातार मैं इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस में जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल और एजेंट की विदाई राहुल गांधी कर देंगे और जिस दिन कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को यह एहसास हो जाएगा कि अब कांग्रेस एक नई अंगड़ाई लेने को तैयार है, कांग्रेस को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता, कांग्रेस को इस देश की जनता समर्थन देने के लिए तैयार है और तमाम नेता कार्यकर्ता एकजुट हो जाएंगे, तो फिर कांग्रेस का रास्ता कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि मैंने कई राज्यों में चुनाव कवर किए, मैं जानता हूं। बुंदेलखंड का बता देता हूं मैं आपको, कांग्रेस को वोट नहीं मिलते बहुत ज्यादा वहां, लेकिन आज भी जहां-जहां कांग्रेस के जिला मुख्यालय के कार्यालय हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालयों से ज्यादा भीड़ होती है। और मैं कुछ नहीं कहता, आप सिर्फ चले जाइए। भारतीय जनता पार्टी के जिला मुख्यालय के बाहर जो चाय की दुकान होगी या पान की दुकान होगी, उसके पास चले जाइए। और कांग्रेस पार्टी का जो कार्यालय होगा, उसके बाहर जो चाय की दुकान होगी और पान की दुकान होगी, उसके पास चले जाइएगा। और दोनों से पूछ लीजिएगा भैया कि कहाँ ज्यादा इनकम होती है, आपको पता लग जाएगा। कांग्रेस के बिल्कुल। पास फंड कम है, थोड़ा-सा बिल पेमेंट करने में वो देरी करते हैं, लेकिन भीड़ आती है, लोग आते हैं, चर्चाएँ होती हैं, बौद्धिक चर्चाएँ होती हैं और ये सब कुछ बताता है कि कांग्रेस को फिर से ऊपर आने के लिए कोई बहुत बड़े सोशल मीडिया के तामझाम की ज़रूरत नहीं है। जनता से कनेक्ट होना, बूथ लेवल पर सतर्क होना और ये जो वोट चोरी जो आंकड़ों के ज़रिए राहुल गांधी ने साबित कर दिया है, इस लूप होल को अगर रोक देंगे, चुनाव आयोग के मन में डर बिठा देंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी, अमित शाह चुनाव आयोग का सहारा ले लें या सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले लें। आप इसको रोक नहीं पाएँगे और सासाराम की धरती पर आज इसी तरह का जोश जो है, आज इसी तरह का वो हम्म। कहते हैं ना हाउ इज़ द जोश, तो हाई जोश हम्म। जो है, वो नज़र आ रहा है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी और कांग्रेस के नेताओं में भी। एक लंबे अरसे बाद उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब हम जीत सकते हैं। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी और जैसे-जैसे हमें अपडेट मिलता जाएगा, हम लगातार आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे और वो हर ब्रेकिंग खबर आपको देने का प्रयास करेंगे, जिसकी आपको बेहद सख्त ज़रूरत है। तो आइए, देखते हैं अब चुनाव आयोग क्या कहेगा। कुछ ही पलों में चुनाव आयोग सामने आएगा, फिर चुनाव आयोग का विश्लेषण करेंगे और इसी तरीके से बने रहें हमारे साथ। लेकिन ये वीडियो आगे बढ़ाना मत भूलिए। ये सही खबरें और सच्ची खबरें लोगों तक जब तक नहीं पहुँचेंगी, तब तक ना तो आपके बेटे को रोज़गार मिलेगा, ना आपको अपने वोट का सही अधिकार मिलेगा, ना आपको महंगाई से राहत मिलेगी, ना आपको अपना सभी सरकारी प्रतिष्ठानों में अधिकार बचेंगे। अधिकार बचाना है, अधिकार लेना है, बच्चे का रोजगार लेना है, सस्ती शिक्षा लेनी है, फ्री चिकित्सा लेनी है, तो इस तरीके की खबरों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी आपकी है। हम तो अपनी जिम्मेदारी कर चुके, खबर आप तक पहुंचाई। अब बाकी आपकी मर्जी, आगे बढ़ाएं तो शुक्रिया और ना बढ़ाएं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। संतोष सर, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद बहुत-बहुत और आभार, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद।